जी नाज़रीन, वापस आ चुके हैं ब्रेक से और अपनी गुफ्तगू को जारी रखते हैं। जी सर, मैंने आपको एक प्रोग्राम में देखा था, किसी जगह पे आपने स्मार्ट प्रोजेक्ट्स की बात की थी, तो मुझे उस स्मार्ट प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएं। कोई आपके पास कोई अच्छी प्लानिंग है स्मार्ट प्रोजेक्ट्स के हवाले से? देखिए, मैं आपको फिर एक बात बता दूं, हमने बड़ी कोशिश की। हमने तो ये भी हुकूमत को तजावीज़ दी, उस पर काम भी हुआ। हम जो हमारे शहर में जो कच्ची आबादियाँ हैं ना, तो पूरी दुनिया में ये एक मॉडल बन चुका है कि उनका सर्वे किया जाता है, उनमें जो जीनियन लोग हैं उनका डेटा लिया जाता है, और आप किसी भी बिल्डर को ऑफ़र करें, हमारे मेंबर को, कि उस पर वो हाई-राइज़ बनाएं, और उन लोगों को भी वहाँ पे उनको भी साथ में जो ग्राउंड+4 के जो प्रोजेक्ट्स इतराफ़ में बनते हैं उनमें एकोमोडेट कर दें, तो उनको एक लीगल घर भी बन जाएगा, उनका एड्रेस भी हो जाएगा, एक उनकी मेयार ज़िंदगी भी अच्छा हो जाएगा। तो ये आज भी आप देखें, कराची में कई जगह सर्वे भी हुआ, उन्होंने ये कहा कि हम अभी एक चल रहा था बीच में जमशेद क्वार्टर के पास एक मामला चल रहा था, फिर हम बाथा आइलैंड में भी हमने विज़िट किया जहाँ कच्ची आबादियाँ थी, तो हम ये कह रहे थे कि उन कच्ची आबादियों वालों को आप घर बना के दे दें उन्हीं की जगह पे, और उन्हीं से जो बना के दे उनको हाई राइज किया परमिशन दे, तो वो अपना वो एक्सपेंस भी उससे बेयर कर ले। तो इससे आपका शहर डेवलप हो जाएगा। यही चीज़ इंडिया में भी हो रही है, श्रीलंका में भी हो रही है, और भी कई कंट्रीज हैं जहाँ पे ये मॉडल उन्होंने अडॉप्ट कर लिया शहर को स्मार्ट बनाने के लिए। इसी तरह जैसे मैंने आपसे कहा कि लो कास्ट की हम बात करते हैं, तो हम कर तो जाते हैं, लेकिन जब आप हमारी बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते, जब बहुत अच्छा फ्रेंडली माहौल होता है, तो बिल्डिंग कंट्रोल के नाम पे या कोई कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है कि जी आप कराची में बैन लगा दी गई है। लेकिन सर, लो कॉस्ट स्कीमों की तरफ तो बहुत ज़्यादा काम हुआ है, जिसपे सूबाई हुकूमतों के साथ आपने बैठ के लो कॉस्ट पे काम किया है, तो लो कॉस्ट के हवाले से मुझे बताएं सर। देखें, लो कास्ट में भी दो हैं। एक तो हुकूमत सिंध खुद भी लो कास्ट तो नहीं कर रही, वो सैलाब ज़दगान के हवाले से उन्होंने बड़ा कदम उठाया, और मैं सुनता भी रहता हूँ, ये चीज़ें हो भी रही हैं। तो मेरे नज़दीक, क्योंकि मेरा ये सेक्टर है, मैं बेहतर जानता हूँ और हमारे लोग ये बेहतर जानते हैं कि ये जो काम वो कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हम हमेशा उनको सपोर्ट हमारी होगी, हम करेंगे। लेकिन ये इनकी कैपेसिटी है, एक लिमिटेशन है। आपको 1 करोड़ घर नहीं है, आप 1,00,000, 2,00,000, 4,00,000 से इसको नहीं निपटा सकते। आपको लाजमी प्राइवेट सेक्टर को अपने साथ, और हुकूमत सिंध की मिसाल देते हैं मुल्क में कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में उसने बहुत अच्छे काम भी किए और कर भी रहे हैं। तो इसमें भी उनको थोड़ा सा स्टेप लेना होगा, लेकिन स्टेप लेने के साथ साथ थोड़ा सा लोगों को ये इंश्योर कराना होगा कि जो भी फैसले जब हों या जो भी फैसला करें इस हवाले से, चूँकि जब कोई काम एग्जीक्यूट होता है ना, तो उस आपके साथ आने वाले इन्वेस्टर का, प्राइवेट पार्टनर्स का सरमाया लग जाता है, तो उसको फिर स्टेट गारंटी करें कि कोई भी वजह हो, कोई भी इशू हो, कोई भी हालात हो, उसको कोई रोक ना सके। अगर ये पूरे मुल्क में अगर ये मॉडल आप नाफिज कर दें कि आप जो भी कॉन्ट्रैक्ट देने जा रहे हैं, कोई भी काम करने जा रहे हैं, तो कम से कम ये स्टेट गारंटी हो, तो मैं समझता हूँ कि वो चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। ये जो कभी K4 रुक जाता है, कभी लाल बस रुक जाती है, कभी कुछ रुक जाता है, कभी हुकूमत आती है, फिर निगरान आती है, तो ये चाहे निगरान आए, हुकूमत आए, जो आज हुकूमत है वो हो, कोई और हुकूमत हो, उसको मुतासिर ना कर सके। तो जब तक ये हम स्टैंड नहीं लेंगे, देखिए कानून मेरे से ज़्यादा या माहिरीन कह लूँ उनको, हम कुछ भी नहीं है उनके सामने। बहुत बड़े बड़े इस शहर में, इस मुल्क में अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं, लेकिन वो भी कब, उनको पता भी है जो मैं बात कर रहा हूँ, ये जो मैं बात कर रहा हूँ या जो मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर ये लोग सुनेंगे तो उन्हें अंदाज़ा है कि मैं क्या कह रहा हूँ। लेकिन वो खुद भी कहीं ना कहीं मजबूर होते हैं, उनकी भी लिमिटेशन होती है, तो वो लिमिटेशन मैं कहता हूँ ख़त्म कर दें, वो बैरियर्स उनके आगे से हटा दें। जो भी काम करना चाहता है तो उस अथॉरिटी को पावर दें, और वो पावर फिर मतलब पावर का मतलब पावर होता है, क्योंकि एक वजीर आज़म तो पूरा मुल्क की अथॉरिटी को नहीं चला सकता, एक सूबे का कोई वजीर आला तो नहीं चला सकता, आपने सबलेट करना होता है, तो आपको सबलेट करना होगा। साथ साथ जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आज मैं फिर ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अपने सेक्टर को, अगर आपने कंधे पे हाथ, देखें पूरी दुनिया में रोड शो किए जाते हैं सिफारती सतह पे, हुकूमती सतह पे, और वो लोगों को तरगीब देते हैं कि आप हमारे मुल्क में आए, सिर्फ इस पर्टिकुलर सेक्टर में जिसको ये रियल एस्टेट सेक्टर कहते हैं।
आप इसमें सरमाया लगाएं, बिल्डिंग बनाएं, काम करें, प्रॉफिटेबल भी है, टैक्स भी नहीं लेंगे आपको, सिक्योर भी करेंगे आपको, पासपोर्ट भी देंगे आपको, रेजिडेंट परमिट्स भी देंगे, फैमिली प्रोटेक्शन भी देंगे, टैक्स फ्री भी सारा हॉलीडे भी आपको मिलेगा। इस सेक्टर में वो इतनी मेहनत करते हैं क्योंकि उनको पता है इस सेक्टर की अहमियत क्या है। आज सऊदी अरब भी इस पूरा एक शहर बनाने जा रहा है, पूरा शहर बना रहा है, बिल्कुल ऐसा ही। क्यों वो इस तरफ गया? क्योंकि उसे उनकी वर्किंग उन्होंने की कि उन्हें पता है कि ये वो सेक्टर है जिससे आपके मुल्क में पैसा आता है, जाता नहीं है। ये वाहिद सेक्टर है। एक्सपोर्ट में तो आप कोई गारमेंट्स बना के बेचेंगे या चावल आप बेचेंगे या आलू आप बेचेंगे या चीनी आप बेचेंगे तो पैसे आएंगे ना। ऐसा ही है। हमारे सेक्टर में कुछ भी बाहर नहीं जाता। हमारे सेक्टर में वो चीज़ यहीं बनती है और पैसा आपके ओवरसीज पाकिस्तानी का हमें मिलता है और लाजमी जब आप हमें देते हैं तो ये मुल्क में सर्कुलेट होता है। बिल्कुल ऐसा। हम डंपिंग नहीं है। ये जो पार्किंग 4 आदमी 4 चोर या 4 करप्ट लोगों के नाम पे पार्किंग का इल्ज़ाम इस सेक्टर पे लगा के ये बात करना मैं समझता हूँ बहुत ज्यादती है। ज्यादती है सेक्टर के साथ। इस सेक्टर के साथ ज्यादती नहीं है, इस मईशत के साथ, इस मुल्क के साथ भी ज्यादती है। ये कोई दुनिया में कोई भी मईशत चोरी पे नहीं चलती है, क्योंकि मुल्क की मईशत में सबसे बड़ा हिस्सा जो है ये कंस्ट्रक्शन फील्ड का। मैंने कहा ना कि अगर अहमियत आपको पता हो, हमसे पूछते हैं अक्सर प्रोग्राम में कि कितना टैक्स आप देते हैं, फिर वो हमारे सामने एक मोबाइल इंपोर्टर को कहते हैं जी ये टॉप टैक्स पेयर है। आप उसको पूछे कितना फॉरेन एक्सचेंज बाहर उसने दिया, कितना फॉरेन एक्सचेंज बाहर दिया। ये लेके गया मोबाइल खरीदने के लिए और आपको ये नजर आ रहा है कि उसने टैक्स दिया आपको। उसने कौन सा एहसान? हमारा सेक्टर है, कुछ बाहर नहीं भेजता, पैसे लाता है और अपने मुल्क में घुमाता है। बहुत फर्क है, जमीन आसमान का। हमें पूछते हैं कि आपका अमाउंट क्या है टैक्स का इस कंस्ट्रक्शन सेक्टर का। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको दी कि 800 मिलियन हजार गज पे ड्यूटी पेड गुड्स को मैं कंज्यूम कर जाता हूं। वो ड्यूटी आपको मिलती है इसलिए कि मैं कंज्यूम करता हूं। बिल्कुल ऐसा ही। ये है मेरा कंट्रीब्यूशन। ये तो आप छोड़ दें कि मैं आज 62-63% आप मुझसे ले रहे हैं, ये उन पैसों के अलावा है जो मुझे अंडर टेबल देने पड़ते हैं। तो हम क्या करेंगे? हम छोड़ देंगे ना। आप चाहते हैं कि हम छोड़ दें तो आप चाहते हैं, लेकिन ये मुल्क इसका मुतमहल नहीं हो सकता। इस मुल्क को मजबूत इकोनॉमी चाहिए, इस मुल्क को एक फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, इस मुल्क को चलना है, इस मुल्क को आगे बढ़ना है। ये हमारी नस्लों का, हमारे बच्चों का है। बिल्कुल ऐसा ही है। हम एंड नहीं कर रहे, या आज ये किस्त खत्म हो जाएगी या आज आपका इंटरव्यू खत्म हो जाएगा तो सब कुछ एंड नहीं हो जाएगा। ये इस मुल्क को अल्लाह ताला हिफाजत करेगा, इस मुल्क को चलाएगा। हम आवाज उठाते रहेंगे इसलिए नहीं कि हम किसी के खिलाफ हैं या किसी से बाइस हैं। हम इसलिए आवाज उठाएंगे कि ये हम पे कर्ज है उस मुल्क का। बिल्कुल ऐसा ही। जो इज्जत इस मुल्क ने हमें दी है, इसका बदला ये है कि हम इस मुल्क की इकोनॉमी को सिक्योर करें। इस मुल्क में कोई अगर प्रोफेशनली या कोई कमर्शियली या जो तिजारती तौर पे कोई गलत फैसले हो रहे हैं, चाहे वो IMF के कहने पे हो रहे हैं, तो आपकी नज़र नहीं है। लेकिन हमारे सेक्टर, मुझे नहीं पता कि कपड़ा कैसे बनता है, लेकिन मुझे पता है बिल्डिंग कैसे बनती है। इसलिए बिल्डिंग वालों से बिल्डिंग की बात करें, सही। कपड़े वालों से कपड़े की बात करें। आप साइकिल बनाने वालों से साइकिल की बात करें। आप साइकिल बनाने वालों से मेरे सेक्टर की बात करें, टॉफी बनाने वालों की मेरे सेक्टर से बात करें, और मुझसे आगे पूछें कि साइकिल कैसे बनती है, तो ये सही नहीं है बात। मुझसे मेरा सेक्टर पूछें तो आपको अंदाजा होगा कि हमारी क्या मुश्किलात है। आपको अंदाजा होगा कि ये मुल्क कैसे चलता है। आपको अंदाजा होगा कि ये सेविनी के नाम पे आपने जो डराया, आप मुझे, ये हम पाकिस्तान में जो रहते हैं ना, हम जॉइंट फैमिली सिस्टम के लोग हैं। ये अल्लाह ताला का हमारे मुल्क पे एहसान है। हमारे यहाँ भाई अगर जिस दिन कमाने की काबिल होता है ना, तो वो घर चलाता है पूरा। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। ऐसा ही है ना। ऐसा ही है। जब बाप काम कर रहा होता है ना, तो अपनी बहनों को भी सपोर्ट कर रहा होता है, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर रहा होता है, अपनी माँ को भी सपोर्ट कर रहा होता है। सर, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। सर, इतनी मुश्किलात के होते हुए क्या आपको लगता है कि सूबाई सतह पे आपने और मतलब आबाद ने और हुकूमत ने, सूबाई हुकूमत ने मिलकर कोई स्कीम लॉन्च करने का कोई प्रोग्राम है आवाम के लिए? देखिए, मैं तो इस आपके प्लेटफॉर्म से भी कहता हूँ, CM साहब को अच्छे आदमी है, और जब भी हमारा इंटरेक्शन हुआ इनसे, जब भी हमने कोई हमारे इश्यूज़ पे बात की, तो उनका रिप्लाई भी बहुत अच्छा रहा हमेशा और पॉजिटिव रहा। और मुझे ये उम्मीद है कि ये अगर थोड़ा सा हमारा कोऑर्डिनेशन और मजबूत हो जाए
चाहे, क्योंकि हम तो अपने सेक्टर की बात करते हैं, हमने कभी जाके उनसे ये नहीं कहना कि सर मुझे जो है ना ट्रांसपोर्ट की लाइसेंस दे दें, या मुझे जो है ना कोई पोर्ट पे वेयर हाउस का लाइसेंस दे दें। हम अपने सेक्टर की बात करते हैं। तो हमारी ख्वाहिश ये है कि हम सिंध हुकूमत के साथ काम करें। और मैं आपको अभी आज का सिनेरियो बता दूं कि सिंध हुकूमत की तरफ से हमारे सेक्टर में कोई हर्डल्स नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। आती हैं ब्यूरोक्रेसी के लेवल पे मुश्किलात आती हैं, चीज़ें कभी राइट होती हैं, कभी लेफ़्ट होती हैं, लेकिन एट द एंड मैं समझता हूँ कि सूबे में हमें कोई मुश्किल भी नहीं है। मुश्किल अभी फेडरल से भी नहीं है, लेकिन काम ही नहीं है, क्योंकि जो पॉलिसीज़ आपने अप्रूव कर दी ये सूबे ने नहीं की हैं, ये फेडरल की हैं। फेडरल की है को सूबा डील नहीं करता, सही बात है, फेडरल डील करता है। तो मैं समझता हूँ कि मेरी ख्वाहिश है कि जो सदर पाकिस्तान है वो सारी चीज़ों को समझते हैं, हमारे सेक्टर को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो मेरी ख्वाहिश है एज ए चेयरमैन आबाद कि वो हमें सपोर्ट करें इस हवाले से, जो हमारी मुश्किलात हैं। हमारी ख्वाहिश है वज़ीर आज़म साहब हमें बुलाएं और हमारे नाम पे जो आपसे आके मिलते हैं उनसे अवॉइड करें। वो आपको जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या वो जो दे के गए हैं, कभी वो राइट पे होते हैं, कभी कहते हैं वो रियल इस्टेट वाले चोर हैं, वो कहते हैं इजलासों में, और कभी कहते हैं बहुत बड़ा जुल्म हो गया। तो ये किसी की डायरेक्शन पे चलने वाले लोग आपको कभी भी राइट जो कहते हैं मंजिल पे नहीं ले जा सकते। जो ग्राउंड पे काम करते हैं, ये जो आबाद हाउस है ये रोज़ाना की इश्यूज़ को जानता है। आबाद हाउस मेंबर्स के साथ होने वाले कोई भी मामलात हैं उनको रोज़ाना की बुनियाद पे डील कर रहा है। तो हमसे ज़्यादा ब्रीफ कोई उनको नहीं कह सकता। मुश्किल भी हम आपको बता सकते हैं, अपनी आसानी भी बता सकते हैं, हम अपना अच्छा भी आपको बता सकते हैं, क्योंकि सुख तो सब जानते हैं, सुख तो सब जानते, सही कह रहे हैं, दुख कोई नहीं जानता। तो हम अपने दुख भी बता सकते हैं। तो ये दुख हम इसलिए नहीं बता रहे कि हम आपसे सिंपैथी चाहिए, हमें आपसे लोन चाहिए, हमें आपसे सब्सिडाइज रेट पे कोई चीज़ चाहिए। हम सिर्फ चाहते हैं कि इस सेक्टर को काम करने दें इस मुल्क में। और आप अपने घरों का अंदाज़ा कर लें कि क्या आपके, जो मैं हुक्मरानों से भी कहता हूँ कि जहाँ आप रहते हैं उन घरों की 30 साल पहले क्या कीमत थी, आज क्या है। तो आज अगर हम आगे हैं या उनकी वैल्यू अप्रिसिएशन है, तो इसमें सबसे बड़ा इस सेक्टर का किरदार है कि इस सेक्टर ने काम किया। आज जो भी बिल्डिंग्स नज़र आती हैं ये हमारे मेंबर हैं। तो बस इतनी सी चाहत है कि इस सेक्टर को अपने मुल्क का सेक्टर समझ के, अपने मुल्क की इकनॉमी समझ के उसको चलने दें। इंशाल्लाह ताला आपको फॉरेन एक्सचेंज भी हम ला के देंगे, बहुत अच्छा फॉरेन एक्सचेंज ला के देंगे, और आपकी लोकल इंडस्ट्री भी इंशाल्लाह ताला ग्रो करेगी। ठीक है। अच्छा सर, पानी के मसाइल पे मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा कि आप जिस तरीके से कराची शहर में बिल्डिंग्स के ऊपर बिल्डिंग्स बने चली जा रही हैं और बिल्डर बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, जिस तरीके से आपने बताया, सर ये पानी किस तरीके से पहुँचेगा? ये सबसे बड़ा मसला इस वक्त कराची शहर में। मैं आपको आज ये बड़ा क्लियरली बता दूँ कि जो वाटर बोर्ड के लोग हैं या जो उनके जो मौजूदा चेयरमैन है वो हमसे मिलना ही पसंद नहीं करते, या मेयर कराची हमसे मिलना ही पसंद नहीं करते। हमने बहुत जगहों पे कोशिश की, बात करने की कोशिश की। इवन हमने वो कंप्लेनें उनको दी कि पैसे दिए हुए हैं, पानी के पैसे दिए हुए, बिल्डिंग्स आबाद हैं, चालान भरे हुए हैं, एक एक चीज़ कानूनी की हुई है, उसकी लाइन उखाड़ के 5 लाख रुपए के लिए उनका एक आता है अफसर और वो लाइन पूरी उखाड़ के ले जाता है। मेरे अपने प्रोजेक्ट की लाइन वो 5 लाख रुपए के लिए उखाड़ के ले गया। मैं आज तक उसको बहाल नहीं करा सका, पानी नहीं है मेरे पास। मैं बोरिंग का पानी यूज़ करता हूँ, कोशिश करता हूँ टैंकर से करूँ, कुछ भी करूँ। तो ये इससे ज़्यादा मैं जवाब इस कॉरपोरेशन के लिए नहीं दे सकता कि जो इसने हमारा हशर किया है, जो हमारे लोगों का हशर किया है। तो मैं समझता हूँ कि इनको, तो इसके लिए कोई वाटर ट्रीटमेंट का कोई प्लांट का कोई प्रोग्राम, किस तरीके से समंदर को किस तरीके से कर सकते हैं इनके साथ। अगर वो आए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में आए हमारे साथ, हम सब कुछ उनके साथ कर सकते हैं। तो आप हुकूमत के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं कि आप आबाद और हुकूमत मिलकर कोई वाटर ट्रीटमेंट के हवाले से लोगों को पानी मुहैया करे, ये आप प्लान कर रहे हैं? मैं आपको बहुत मतलब क्लियर एक मैसेज में चाहता हूँ आपके चैनल से जाए। हम सिंध हुकूमत के साथ काम करना चाहते हैं, इनकी टीम के साथ काम करना चाहते हैं। हम समझते हैं सीएम साहब का बहुत अच्छा विजन है। उनको जब भी मैं विटनेस हूँ, जब भी हमने कोई चीज़ लिखी, कोई भी की, उन्होंने फ़ौरन रिप्लाई किया। ये एक अच्छी गवर्नेंस है। लेकिन वो कहते हैं ना कि उन तक ऑन टाइम पहुंच जाना, राइट टाइम पे पहुंच जाना, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है हमारा। तो मैं चाहता हूं कि उनका भी कोई फोकल पर्सन हमें सिंध हुकूमत से मिल जाए। तो ये जो आपने ख्वाहिश का इजहार किया, हमारी भी यही ख्वाहिश है।
हम चाहते हैं उनके साथ मिलके, जैसे लो कास्ट पे मैंने बात की कि सिंध ज़मीन उनकी है, वो आए हमारे साथ तय करें, SOPs बनाएं, ताकि हम इंश्योर करें कि लोगों को घर मिले, सिंध के लोगों को घर मिले, शहर के लोगों को घर मिले। इसी तरह पानी के जो इश्यूज़ हैं, हम चाहते हैं कि चूँकि अब वो मेयर कराची डील करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि CM साहब आएँ और हमें अगर बुलाएं या हमें कोई एडवाइस करें। बल्कि मैंने बड़ी कोशिश की है कि जो भी मिनिस्टर्स हैं, जो बल्दियात के, जो ख़ास तौर पे सईद गनी साहब को, मैंने खुद उनको 2-3 बार कहा कि आप हमारे साथ आएँ, बैठें, हमें अगर हमारे साथ कोई ऐसी बात है तो हमें एडवाइस करें, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। इसलिए कि ये इंडस्ट्री है, ये मुकाबला करने के लिए नहीं आई, ये कंपटीशन, ये साथ चलने के लिए आई। हम साथ चलेंगे तो लोगों का भला होगा, सही, सूबे का भी भला होगा, टैक्स भी आपको मिलेगा, और हमें साथ चलना चाहिए। और मैं मेरे बाद वालों को भी कहता हूँ और मेरे से पहले वालों को भी कहता हूँ कि हमें हमेशा हुकूमत वक्त के साथ चलना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए और निशानदही भी करनी चाहिए साथ साथ, अगर कोई चीज़ ऐसी है जिसकी वजह से ख़राबी हो रही है। मैं आपको बहुत सादा सा बता दूं कि 30% पानी K3 का गुलशन मेमार में लाइन फटी हुई है, उसमें 3 साल से ये पानी जो है बह रहा है, साफ़ पानी। 30% पानी ज़ाया हो रहा है। मैंने ज़ाती तौर पे आबाद ने कई बार लेटर लिखे, उनको निशानदेही की, लेकिन हमें ये मिला इम्प्रेशन कि ये इस पे बनाने में इतना खर्चा है कि हम इसको नहीं बना सकते। तो मैं आप सवाल छोड़ के जाऊंगा आज आपके पास कि K3 का 30% पानी आपका ज़ाया हो रहा है, उसकी पूरी डिटेल आबाद आपको दे सकती है, उसका पूरा डेटा आपको फराम कर सकती है, उसको आपको विज़िट करा सकती है। मैंने DC ईस्ट को खुद ज़ाती तौर पे उनकी गाड़ी चला के मैं ले गया और मैंने उनको दिखाया। मैंने जो ईस्ट के जो चेयरमैन होते हैं, जो इलेक्टेड बॉडी होती है, जो ईस्ट में जो होती है, टाउन नाजिम जिसको कहते हैं, या जो भी उनको ओहदा कहते हैं, उनको मैं पर्सनली लेके गया और उनको मैंने वो पानी हाथ से पिलाया लेके, क्या पिए, ये मीठा पानी है जो आप ज़ाया कर रहे हैं। 30% पानी K3 का आपको जो वेस्ट को जाता है वो वहाँ से ज़ाया होता है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि पाइप में, चूँकि वो कुछ कच्ची आबादी से गुजरता है, तो उनका कहना है कि लोग उसमें छेद कर देते हैं अपना पानी लेने के लिए। तो मैंने उनको ये सजेशन दी थी कि कच्ची आबादी के हवाले से कोई आप लाइन छोटी सी वहाँ निकाल दें, उनको रेगुलेट कर दें, उनको रेगुलाइज कर दें। लेकिन बजाय इसके कि आप ये काम करते, आपने जो हमारे प्रोजेक्ट हैं उनकी भी लाइनें इसलिए उखाड़ के ले गए कि आपने हमसे पैसे मांगे, हमने आपको पैसे नहीं दिए। जी, छोटा सा एक ब्रेक लेंगे सर। जी नाज़रीन, छोटा सा एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जो है हम वापस आते हैं। जी नाज़रीन, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और बात को जो है मज़ीद जारी रखते हैं। जी सर, मैं कुछ बिल्डर्स के हवाले से जब बहुत सारी बातें आपके साथ हो रही हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि हमारे कराची शहर के अलावा जो सूबा सिंध के मुख्तलिफ शहर हैं, उसमें जो कंस्ट्रक्शन होती है, उस कंस्ट्रक्शन में जो बिल्डर, जिस तरीके से आपने कहा कि आबाद के मेंबर हैं, वो आबाद के मेंबर हैं या आबाद के मेंबर नहीं हैं, लेकिन सर वो अलॉटीज़ को डिलीवरी क्यों लेट देते हैं, उसकी क्या बात, उसके बारे में मैं चाहूँगा कि देखिए, ये पूरी दुनिया में आप जब जाएंगे ना, चाहे आप दुबई चले जाएं, तो ये इशू वहाँ भी है और ये इशू यहाँ भी है। अच्छा, इसके दो जो बुनियादी वजूहात हैं, वो जो हम समझते हैं, जो हमारे साथ मतलब लोग हैं या गुज़रती हैं हमारे सामने से, एक तो वो होती है जो कि वो मेंबर ही नहीं है हमारा, अब वो दे दे, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो उसके लिए, और ख़ासकर इंटीरियर सिंध की मैं बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे ये थोड़ा रुझान ज़्यादा है कि इवन मैंने देखा है कि M9 पे आप देखें सोसाइटीज़ लॉन्च हो जाती हैं, अगर आप जाके बिल्डिंग कंट्रोल से चेक करेंगे तो उनका कोई NOC फॉर सेल नहीं होगा, इवन वो ज़मीन के भी मालिक नहीं होंगे। तो ये बड़ा आम सा ये होता रहा है, और अब मैं समझता हूँ कि कुछ जाके थोड़ा सा कंट्रोल इसलिए हो गया है कि अब बिकता ही नहीं है जो हालात हैं, तो वो थोड़ा कंट्रोल में होता नज़र आता है। लेकिन ये जिम्मेदारी होती है मुतालिका DCs की, ठीक है, कि ये कोई प्रोजेक्ट होता है, उनकी नॉलेज में होता है और ये लॉन्च कर रहे होते हैं और सारी चीज़ें फिर चल रही होती हैं कि जी इतने दिन आपने संभालना है, इतने दिन आप संभालें, इतने दिन तक हम कैंपेन चलाएंगे। तो ये जो आपने जिक्र किया कि जब कराची से क्रॉस करते हैं तो ये कंप्लेनें ज़्यादातर वो होती हैं, और एक कंप्लेन वो होती है जो हमारे मेंबर की होती है, और डिले वो भी करते हैं। मतलब हर बंदे का अलग अलग एक सिनेरियो है। अच्छा, डिले में भी अगर आप देखेंगे ना, तो 2-3 आप चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा वो कर दूँ। डाउनटाउन में आप जाएंगे ना,
तो डाउनटाउन में डिले नहीं है। और जो अगर मेरे पास जो आती हैं या हमारे जो आबाद के सेक्रेटरीट में या कंप्लेंट सेल में आती हैं, उसमें आपको जो डिले की मिलेंगी ना, वो आउटस्कर्ट्स में मिलेंगी। तो मेंबर तो वो वहाँ भी यही है, वो वहाँ भी वही है, तो वहाँ क्यों ऑन टाइम डिलीवरी हो रही है और यहाँ क्यों डिले हो रहा है? तो इसका बुनियादी वजह ये होती है कि डाउनटाउन में आपकी अकॉर्डिंग टू शेड्यूल आपको इंस्टॉलमेंट मिलती है, क्योंकि वो अमाउंट बड़ी होती है, उसमें अप्रिसिएशन ज़्यादा होता है, तो लोग जल्दी जल्दी उसको पे करते हैं। आउटस्कर्ट्स में उमूमन बैलेंस रहती है, ये इतना जल्दी कोई उसको एनहांसमेंट नहीं होती, बनने के बाद फिर देखा जाता है अच्छी तामीर है तो उसको एनहांसमेंट मिलती है। तो वो एक तो वो इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो वेट कर रहे होते हैं कि जी बढ़ेगा तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो हम इसको होल्ड कर देंगे। जो वो होल्ड कर देते हैं तो वो फिर तामीरात हो जाती है मुतासिर। और वहाँ पे जो एंड यूज़र भी जो है ना डाउनटाउन में, वो गरीब लोग ज़्यादा होते हैं, सॉरी आउटस्कर्ट्स में वो आम मतलब एक मिडिल क्लास होते हैं या उससे लोअर कैटेगरी होती है। तो उन्होंने जो बुकिंग की होती है ना, और जो शेड्यूल अंडरस्टूड होता है, रीड करके उन्होंने पढ़ा होता है, लिखा होता है, साइन किया होता है, तो अक्सर औकात वो ऑन टाइम पेमेंट कर नहीं पाते हैं। इसकी वजह ये नहीं है कि वो जानबूझ के नहीं करते हैं, उसकी वजह ये होती है कि रिसोर्सेज उनके कभी मुतासिर हो जाते हैं। अब सबसे ज़्यादा जो अभी जो झटका दिया वो बिजली के बिलों ने दिया। बिजली के बिलों, वो जो बचा लेते थे पैसे वो बिजली के बिलों में चले गए। तो जब इंस्टॉलमेंट ऑन टाइम नहीं मिलती तो डिले हो जाता है। और 90% आपको मैं बता दूं कि उन केसेस में आप देखेंगे ना, तो रीज़न यही निकलेगा कि वो बिल्डर ये कहेगा कि इन्होंने ऑन टाइम नहीं दिया। अब वो कहते हैं कि हमने अब बिल्डर का शिकायत ये है कि अब वो देते हैं, जो इंस्टॉलमेंट 3 साल में देनी थी वो 8 साल में दे रहे हैं, तो वो कंस्ट्रक्शन की मटेरियल कॉस्ट बढ़ गई है, अब मैं उस रेट में दे नहीं सकता। ये होते हैं हमारे बेसिक इश्यूज। आप पूरे शहर का सर्वे कर लें, डाउनटाउन जिसको हम कहते हैं, क्लिफ्टन है, शहीद मिलत है, सोसाइटी एरियाज़ हैं, ये डाउनटाउन है, तो वहाँ आपको कंप्लेन इसलिए नहीं है कि सारी चीज़ें ऑन टाइम हो जाती हैं। कंप्लेन जब जनरेट होती है कि जब डिले होता है तो वो फिर तामीरात डिले होती हैं, फिर जब आप उसको कंटिन्यू करने चाहते हैं तो वो उसके बारे में नहीं आ रहा होता। तो ये सारे इश्यूज़ हैं। लेकिन फिर भी हम ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं कि हम कोशिश करते हैं इस आबाद में बैठ के कि अगर डिले भी है तो कुछ ना कुछ करके किसी ना किसी तरीके से इसको कंटिन्यू कराएं और इसको कंप्लीट कराएं। लेकिन मैं आपको जो हमारे मेंबर की तरफ से डिले होता है, कुछ ऐसे ज़रूर होंगे, मैं सबको ये नहीं कहता कि सब अच्छे हो सकते हैं, लाजमी ये पूरी दुनिया का जो निज़ाम है इसमें अच्छे बुरे सब लोग हैं, हर इदारे में, हर इलाके में, हर मोहल्ले में, हर हुकूमत में, हर जगह। तो हमारे में भी कुछ ऐसे होंगे, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि कुछ टाइम के बाद वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं। और जब वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि वो स्कैम करना चाह रहे हैं या उसको जानबूझ कर डिले कर रहे हैं, तो फिर वो मेंबरशिप से भी जाते हैं, वो इस काबिल भी नहीं रहते कि नया कोई प्रोजेक्ट बनाए। और हम कोशिश करते हैं कि जितना भी हम एक्शन ले सकें हम लेते हैं। लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि मैंने जैसे आपको पहले जिक्र किया था कि कुछ लोग कोर्ट चले जाते हैं, तो फिर वो हमारी ज्यूरिडिक्शन खत्म। ठीक, अच्छा सर, मैं जिस तरीके से आपने कंक्रीट की बात की, मैं कंक्रीट और कंस्ट्रक्शन की जो बढ़ते हुए रेट इस वक्त जा रहे हैं, जो पहले 120 गज का मकान तकरीबन 25 लाख में तैयार हो जाता था, आज वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो आपके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म है जो ये रेट इससे भी कम आ जाए, या कोई एक नई टेक्नोलॉजीज आजकल दुनिया में चल रही है कि उसके बारे में अगर मैं चाहूँगा कुछ बताएं सर। देखें, बहुत सिंपल सी बात ये कि नई टेक्नोलॉजीज जो दुनिया में चल रही हैं, वो अगर मैं आज बात करूँ ना, तो आज वो रियलिस्टिक इसलिए नहीं है कि उसके लिए मुझे फॉरेन एक्सचेंज देना पड़ेगा, और फॉरेन एक्सचेंज मेरे मुल्क के पास नहीं है। इसलिए मैं वो टेक्नोलॉजी चाहते हुए भी ना मैं लेना चाहता हूँ ना मुझे लेनी चाहिए, इसलिए कि मैं इस मुल्क का शहरी हूँ और मैं अफोर्ड नहीं कर सकता इस इंपोर्ट को जिसमें आपको फॉरेन एक्सचेंज है। आज जो भी तामीरातें लोकल मटेरियल से हो जाती है ना, तो लोकल मटेरियल से जितनी हो सके उसी पे हमें जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात आपने कही कि सरिये के हवाले से, तो मैं एक बहुत सादा सी बात बता दूं कि सरिया जब कार्टेल बन जाता है ना, तो कार्टेल क्या करता है कि एक रेट अपने तय कर लेते हैं कि जी जिससे भी आएगा इस रेट में मिलेगा। उसको तोड़ने के लिए हमने खुद से इंपोर्ट करने की कोशिश की, हमने खुद भी इंपोर्ट किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद उस पर आप रिसर्च कर लें जाके कस्टम में कि उन्होंने आरडी और एआरडी लगा दी, यानी एडिशनल रेगुलेटरी ड्यूटी और रेगुलेटरी ड्यूटी लगा दी, जिसका सादा सा ज़बान में मीनिंग आम पाकिस्तानी के लिए ये होता है कि अब आपको ये इंपोर्ट महंगी पड़ेगी। ठीक है, तो हम इस माशरे में रहते हैं सर, जिनका स्टेक है उनसे पूछा नहीं जाता। मैं उस वक्त जब ये आरडी एआरडी लगाई जा रही थी तो FPCCI में चेयरमैन था पाकिस्तान का इस सेक्टर का,
और मैंने FPCCI में एहतजाज किया था, तो मुझे ये मैसेज मिला था कि जी ये फोरम नहीं है आपका कि आप इस पर ये बात करेंगे। तो मैं उसको छोड़ के आ गया था उस वक्त। तो हमारा ये मानना है कि अगर हम खुद सिंसियर ना हो, एक बाप अपने घर से अपने बच्चों से सिंसियर ना हो तो उन बच्चों को और घर को संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो सर ये जो मामलात हैं इस तरीके से, तो ये अलॉटीज़ को किस तरीके से रिलीफ देंगे आप? मतलब ये तो दिन ब दिन कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट तो बढ़ती चली जा रही है। मैंने कहा ना कि आम आदमी के बस की बात नहीं होगी। और जिस तरह दुनिया में एक मॉड्यूल है कि वो बैंकों से कहते हैं कि आप जो भी घर बनाता है उसको ज़ीरो मार्कअप पे वो दें ताकि ये रहते हुए आपको किस्त अदा करे। दुनिया में ऐसे ही होता है। तो हमारे यहाँ तो खैर बिल्कुल ही अलग निज़ाम है। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत अगर चाहेगी, सपोर्ट करेगी तो ये लोग इस काबिल बन सकेंगे, वरना जो प्राइसेस हैं या जो कीमतें जा रही हैं और जिस तरीके से टैक्सेस लगाए आपको मैं बहुत सिंपल चले बता दूँ, आप जितना भी टैक्स लगाएंगे ना मुझ पर, गरीब पे ही पास होंगे। ऐसा ही है, बिल्कुल सादी सी बात है ना। बिल्कुल। तो आप कहते हैं, IMF कहती है कि गरीबों को रिलीफ देना है, अमीरों को टैक्स करना है। सही। तो आप जो इस सेक्टर पे टैक्स लगा रहे हो तो ये सीधा सीधा आप गरीबों को टैक्स करना है और अमीरों को छूट देनी है। तो ये जितना भी काम है, ये तो नोबल कॉज है ना, घर बनाना। आपको एक कोई चीज आप प्रोडक्ट बनाते हैं, आपको वो 100 रुपए की पड़ेगी तो आप 102 रुपए का ही बेचेंगे ना, आप उसको 80 रुपए की तो नहीं बेचेंगे। और इस 100 रुपए की प्रोडक्ट पे अगर मैं 30 रुपए मजीद आप पे टैक्स लगा दूंगा तो आप उसको 130 से ज्यादा ही बेचेंगे ना। तो पैसे किससे लेंगे? आप एंड यूजर से लेंगे। ऐसा ही है, बिल्कुल तो ऐसा ही। क्यों नहीं हमें ये बात समझ में आती कि देखें, दो तबके, ये लाइन ड्रॉ करना हम कोशिश करते हैं, क्योंकि जब आपने हम पे जब सख्तियां की ना तो आप पूरा शहर में देखें भरमार है इलीगल तामीरात की भरमार है। ना NOC चाहिए, ना इनकम टैक्स का नंबर चाहिए, ना NTN चाहिए, ना ड्यूटी पेड करनी है, ना टैक्स पेड करना है, ना स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी चेक करनी है कि ये इस काबिल भी है कि आप इसमें रख सकें लोगों को, ये गिर जाएगा कुछ होगा तो कुछ भी अब वो नहीं। इलीगल के लिए तमाम चीज़ें एग्जेम्पशन है। तो आपने जो ये चीज़ें की, कदम किया, जो टैक्स लगाए, तो ये सीधा सीधा इम्पैक्ट इसका ये हुआ कि इलीगल तामीरात जिंदा हो गई और लीगल तामीरात ख़त्म हो गई। ठीक है, एक बात ये हो गई। तो दूसरी बात ये हो गई कि आप समझते हैं कि आप उन लोगों को जो आम पाकिस्तानी हैं, अगर आप कोई प्लानिंग करना चाहते हैं, कोई मंसूबा बनाना चाहते हैं, तो अभी सुन रहा हूँ मैं पंजाब गवर्नमेंट कह रही है जी अपनी छत अपना मकान। ये हुकूमत का काम नहीं होता है, ये बुनियाद ही गलत है। आज शाह लतीफ़ के लिए आप जाए ना, अब नेशनल हाईवे पे 40-40, 30-30 साल हो गए जो हाउसिंग स्कीम MDA ने लॉन्च की थी, मिले आप लोगों को प्लॉट, मिला इंफ्रास्ट्रक्चर, मिला बिजली, मिला गैस, जितने भी आप देख लें, सुरजानी में जाएं, ये कैसर टाउन में चले जाएं, आपको क्या मिला वहाँ पे? जबकि ज़मीन भी ठीक है, इलाका भी ठीक है, सब चीज़ अच्छी है, लेकिन गवर्नेंस गलत है। ऐसा ही है। तो आपकी जो स्कीम है वो तबाह हो गई। आप अगर बजट चेक करेंगे, उनके अखराजात चेक करेंगे तो उसमें रोड के भी पैसे लिए जा चुके होंगे, रोड बनाया भी जा चुका होगा, और इसके बाद तोड़ के फिर भी बनाया जा चुका होगा, इसके बाद फिर तोड़ के फिर बनाया जा चुका होगा। सर ये जब इनलीगल अपार्टमेंट्स की बात हो रही है तो ये किस तरीके से आप ये जो LDA, MDA, SDA, 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी के अलावा ये सिंध हुकूमत के मुख्तलिफ इदारे हैं, SBCA जैसे मैं आप कह दूँ आपको, तो ये इदारे फिर क्या कर रहे हैं? जबकि इनलीगल आप कह रहे हैं कि इनलीगल अपार्टमेंट्स बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। आप कुछ ना करें ना, आप खुद अपना ये कैमरा लें, पूरे शहर का विजिट करें। हम कोई ये छुप थोड़ी सकता, ये कोई कोल्ड ड्रिंक थोड़ी थी जो पी ली, अब पता नहीं कहाँ गई, किसने पी। ऐसा ही ये तो खड़ा ही इमारत खड़ी होती है ना, आप चेक करें, देखें। बात ये कि जब भी आप मेरे सेक्टर की बात नहीं है, जब अगर आप किसी प्रोडक्ट पे ड्यूटी बढ़ाते हैं ना तो वो फिर स्मगल होती है, इसलिए कि वो प्रॉफिटेबल बन जाती है। ऐसा ही ड्यूटियां क्यों कम रखी जाती हैं कि आपको ऑन पोर्ट पे, आपके उस पोस्ट पे आपको ड्यूटी मिले, कस्टम की पोस्ट पे, लेकिन आप बढ़ाते हैं तो वो फिर स्मगल होती है। इसी तरह आप जब इस लीगल तामीरात को रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो इलीगल प्रॉफिटेबल हो जाएगा। ये बहुत सादा सी बात है कि आप जिस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, वो आपने ये सोच कर रिस्ट्रिक्ट किया ना कि IMF ने कहा है कि इस सेक्टर पे टैक्स लगा तो पाकिस्तान का कर्जा ही उतर जाएगा। अब इस बार इनको लगता है $200 अरब इनको हमारे सेक्टर से अब जो टैक्स लगाया मिल जाएगा। तो आप भी यहाँ हैं, हम भी यहाँ हैं। अगर वो पिछले टेन्योर में जो उन्होंने टैक्स लिया था वो इतना भी कलेक्ट कर लें
तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी जीत होगी, इसलिए कि इन्होंने तो भगा ही दिया ना। सही है। तो ये चीज़ें, सारी चीज़ें, देखिए बात ये होती है कि आपको भरोसा करना पड़ेगा, आपको जिनके जो स्टेक होल्डर हैं, जो उनके नुमाइंदे हैं रियल, मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि बजट आने से पहले मैंने लिखा FBR को भी, FBR को तो खैर हम तजावीज़ ही दे सकते हैं, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर को लिखा, प्राइम मिनिस्टर को लिखा कि हमसे आए मिले बैठे, वो नहीं मिले। वो कराची आए, कराची में किसी ने उनको गलियों की, मोहल्लों की तंजीमों से मिलाया, आबाद को उन्होंने इग्नोर किया। कोई बात नहीं, हो सकता है उनको किसी ने मिसगाइड किया, और कुछ अंदाज़ा हमें है भी कि कौन मिसगाइड करता है हमारे नाम पे, और कौन कभी गालियाँ में देता है, और कौन वो कभी हमारा हिमायती बन जाते हैं। तो ये चीज़ें हम दूर नहीं करेंगे ना, हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे अपने। आप अपने चैनल में देख लो, आप अपने चैनल में अगर आप गवर्नेंस नहीं होगी, अगर डिसिप्लिन नहीं होगा, तो आपका चैनल भी नहीं चल सकता, ऐसे कोई निज़ाम नहीं चल सकता। बिल्कुल ऐसा ही। आपको अपने लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए अगर अच्छा सोचना है तो आपको पहले खुद से सिंसियर होना पड़ेगा, और ये इंश्योर करना चाहिए कि, बहुत सिंपल मैं बता दूं कि हम अल्लाह को जवाब दें। जो भी जिस भी मकाम पे अगर वो आज बड़े यकीन के साथ ये सोचता है, तो वो कभी, मैं समझता हूँ कि गलत फैसला नहीं करेगा। कभी गलती सबसे हो सकती है, लेकिन दानिश कभी वो नुकसान नहीं करेगा। और मैं फिर कहता हूँ कि अगर आप इस सेक्टर को हाथ नहीं रखोगे, इस सेक्टर को चलने नहीं दोगे, रिलीफ नहीं दोगे, रिलीफ क्या मांगते हैं, चलने दो, इसको रिलीफ कहते हैं। आप सोचें कितने मासूम सा हमारा मुतालबा है कि हमें काम करने दो, ये हमारे लिए रिलीफ। अच्छा सर, मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हमारे यहाँ पे वो इलाके जो पसमानदा इलाके हैं, वहाँ पे NGOs अपना काम करती हैं। अच्छा, जब मैं NGOs का जिक्र करता हूँ तो हमारे जहन में एक बात आ जाती है कि पसमानदगी के इलाकों की तरफ हम चले जाते हैं, तो लाजमी है हमारे वो लोग जो कि साहिलों के जगहों पे बैठे हुए होते हैं, तो वहाँ पे आबाद कोई कुछ करना चाह रहा है उन लोगों के लिए जिनके पास कुछ भी नहीं है, तो आप सिंध हुकूमत की तरफ जो नज़र रखते हैं, उससे बेहतर नहीं है कि आप कोई ऐसा कोई रिलीफ पैकेज बनाएं जो NGOs के साथ मिलके काम करें? इसके बारे में सर आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैं आपको इसको आप यूँ समझ लें, सरप्राइज समझ लें, इंकिशाफ समझ लें। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा जो इस शोबे में काम हो रहा है ना, सिर्फ घर की बात नहीं है, रिलीफ के हवाले से कहीं भी, चाहे वो सिंध के पसमानदा इलाके हों, चाहे कभी सैलाब आ जाता हो, चाहे कोई ज़लज़ला आ जाता हो, तो मैं आपको, मुझे ये फ़ख्र है कि हमारी इंडस्ट्री के लोग सबसे ज़्यादा इसमें काम करते हैं। और इसमें एक सिर्फ इशू ये होता है कि वो करते हैं इंडिविजुअली, इसलिए कि उनका कहना भी ये होता है कि हम चाहते हैं कि ये हमारा ना आप नाम लें, ना हमें नाम देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हम जाने, अल्लाह जाने, तो लेकिन हम जानते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो इन शोबाजात में हमारे लोग काम करते हैं वो आबाद के मेंबर हैं। मैं आपको ये बता दूं, चाहे फिर ये जो भी मैंने इंसिडेंट बताए, हादसा बताए, और जहाँ तक बात रही कि आपने मुझे खुद कहा कि हुकूमत के अलावा, तो हुकूमत के अलावा ये काम चल रहे हैं और ये चलते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि हम खुद कर रहे हैं, आप हमें मीडिया पे नहीं बताना, हमें देते हुए फ़ोटो नहीं खिंचाना, हमें लेते हुए फ़ोटो नहीं खिंचाना। तो मैं तो उसको सपोर्ट करता हूँ, इस सोच को, कि बहुत अच्छी बात है कि ना देते हुए फ़ोटो होना चाहिए, ना लेते हुए होना चाहिए, इसलिए कि ये आप जाने, अल्लाह जाने। जब आपने देते हुए फ़ोटो लिया, लेते हुए फ़ोटो लिया, तो फिर आपने इधर दुनिया में हिसाब बराबर कर दिया। तो ऐसे कई लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, बड़े पैमाने पे कर रहे हैं, बड़े पैमाने पे कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह। और लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि हुकूमत सिंध भी चाहे, क्योंकि देखें, मुझे एक ज़ाती में अब मैं आपको ज़ाती बताता हूँ, मुझे बिलावल साहब के हवाले से मुझे बहुत अच्छी उम्मीदें लगती हैं, बड़ा पॉजिटिव उनका हमेशा मैं जब भी सुनता हूँ। देखें, मैं किसी पार्टी का ना हिमायती हूँ, ना मैं किसी पार्टी का मेंबर हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब जो जनरेशन आ रही है, तो ये काम करेगी भी, और अपने इतराफ़ में उन्हीं लोगों को वो लाते हैं जो काम करने चाहते हो या मेरिट में हो। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं चाहता हूँ कि वो अगर हमें बुलाएं, या आबाद के साथ कोई मुल्की सतह पे, क्योंकि हम सिर्फ सूबाई बात ना करें, हम जब CM की बात करते हैं तो सूबाई बात आ जाती है, सूबे में हमारी जिम्मेदारी है, हमें करना चाहिए और हम करते भी हैं, लेकिन मुल्की सतह पे भी मैं चाहता हूँ कि वो कोई अगर चाहें, कोई आबाद के हवाले से कोई वो समझते हैं कि आबाद इनको कोई सपोर्ट कर सकती है, आबाद इनको कोई इनकी जो स्पेशलिटीज़ हैं या जो भी वो उनकी
जो काम वो समझते हैं वो उनके सपोर्ट या हेल्प कर सकते हैं, तो हम लोग आबाद के तमाम लोग इस पे ज़रूर काम करेंगे। और हमारी ख्वाहिश है कि हम उनके साथ भी काम करें, और वो फिर सिंध के लिए हो चाहे वो पूरे पाकिस्तान के लिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपको बहुत ज़्यादा टाइम लिया और हमारी कोशिश यही थी कि आपसे तमाम बातें हो सकें, ज़ाहिर है वक्त की कमी का सामना है। जी नाजरीन, जैसा कि आपने ये प्रोग्राम देखा, प्रोग्राम ख़त्म हुआ है। जो हमारा ये प्रोग्राम है बिज़नेस टॉक, ये सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पे रखा जाता है। हम ये चाहते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम का फीडबैक दें। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगता है तो उसके बारे में बताएं, और जो अगर अच्छा नहीं लगता है, इसमें क्या चेंज चाहते हैं, तो वो भी आप हमें बताएं। और आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। फिर एक नए प्रोग्राम के साथ आपके पास हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।